आपने वाकई में 28 दिन में 18 किलो वजन कम किया था? जी 28 दिन में 18 किलो? जी। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने वाकई में 28 दिन में 18 किलो वजन कम किया था? जी 28 दिन में 18 किलो? जी। हाउ इज इट पॉसिबल? पहले क्या था कि पहले वो पंजाब वाले सरबजीत वाले पोर्शन जो जहाँ पे पहलवानी करता था वो शूट करने वाले थे। फिर पता नहीं उन्होंने एकदम बोला कि अरे हम तो ये शूट करने वाले हैं। पर तो मेरे को लगा अभी यार ये तो भले नहीं चलेगा। मैं ऐसे कैसे चलेगा यार, जिस आदमी को एक रोटी मिलती है पूरे दिन की, वो ऐसा कैसे हो सकता है? जेल में पड़ा अंधेरी कोठरी में रखा जाता था उसको 18 साल। सरबजीत? हाँ। तो मैंने फिर वो एकदम से खाना पीना छोड़ के मैंने उसको बट इसका शरीर पर असर नहीं पड़ता? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे वेट लूज करने के लिए। अरे बहुत पड़ता है यार, असर बहुत पड़ता है इसके शरीर 28 दिन में 18 बहुत ड्रास्टिक हो गया। बहुत ड्रास्टिक हो गया। और वो तो एक क्विक था और फिर वो खत्म हो गया। सावरकर में तो मुझे और भी फर्क पड़ा, बिकॉज मैं 1.5 साल तक अंडरवेट रहा। मैंने देखा वो जो एंड का सीन आता है एकदम शरीर पूरा पुपला हो गया है। हाँ, तो 1.5 साल तक मैं उसमें था। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपकी ना एक बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बेसिकली बॉडी के अंदर मैल न्यूट्रिशन की वजह से ही पतला होता है ना आदमी। तो अपने आप को मैल न्यूट्रिशन में डालना पड़ता है। तो उससे बॉडी को फर्क पड़ता है यार, क्यों नहीं पड़ता? तो बहुत सारे लोगों ने पूछ लीजिएगा, आप तो माशाल्लाह 48 में भी हॉट लग रहे हो, अगर उनको थोड़ा अच्छा लगना हो तो कैसे वेट लूज करें? देखिए, हमारे हिंदू उसमें भी होता है और ये रमजान में भी होता है व्रत का। तो आप व्रत रखिए, फास्टिंग से अच्छा कुछ नहीं है। फास्टिंग आपके शरीर के लिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन स्टॉप काम करता रहता है और हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमारे पेट से निकलती हैं। तो आप उसको आराम दे रहे हो, रिकवरी दे रहे हो, तो उससे आप आपके एनर्जी में, आप जब खाना खाते हो तो आप लेज़ी होते हो, जब आप खाना नहीं खाते तो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो। तो वो एक हमारे अंदर एक अलग वो समझाया गया। तो आप व्रत रखिए 1 दिन 2 दिन, पर उसमें ये नहीं है कि एक व्रत भी कई टाइप के हो गए हैं, अनाज नहीं खाना, फ्रूट खाने, वो सब। हमारे यहाँ तो लोग व्रत में ज़्यादा खाते हैं। हाँ, तो वो गलत है। आप कुछ मत खाइए, पानी पीजिए, कुछ मत खाइए। ब्लैक कॉफ़ी, काली चाय, ग्रीन टी, ये सब पी सकते हैं आप। नींबू पानी नहीं पी सकते, नारियल पानी नहीं पी सकते। पानी और ये 2-3 चीज़ें, तो उसमें आप जितना लंबा व्रत रखेंगे उससे आपको वो होगा। वो बहुत ही एक आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके लुक्स के लिए भी अच्छा है। फिल्म बनाते बनाते रिश्ते ही बन जाते हैं? बहुत बन जाते हैं। सरबजीत का मैंने क्योंकि सुना कि वो जो बहन का किरदार था उनसे आपका बड़ा आत्मिक रिश्ता बन गया था, और मैंने फिर एक खबर पढ़ी कि उन्होंने कहा था कि जब भी उनकी मृत्यु होगी तो आप उनको मुखाग्नि देंगे। और आप दलबीर जी की बात कर रहे हैं? जी। मेरे को लगा आप ऐश्वर्या जी की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐश्वर्या तो फिल्म में बहन का किरदार निभाया। जी जी जी, वो बहुत एक रिश्ता बन गया था उनके साथ ही नहीं, उनके बेटियों के साथ भी एक रिश्ता बन गया था, अभी भी है। वो छोटी वाली भी, शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, आई एम वेरी हैप्पी। पूनम उसने भेजा था मुझे कि आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट। आई सेड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। तो एक वो रिश्ता बन गया है अभी, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, तो बातचीत कम हो जाती है, पर एक वो रहता है कि कभी भी आप फ़ोन उठा के या वो कर सकते हैं। दलबीर जी के साथ ज़्यादा था क्योंकि वो ज़्यादा मिलनसार थी, वो ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो ये कैसे था? क्योंकि आपने तो एक किरदार निभाया, बट दलबीर जी ने आपको अपने भाई के तौर पर ही देख लिया, और ये बहुत बड़ी बात है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुखाग्नि देने वो व्यक्ति आए जिसने किसी सिनेमा के लिए किरदार निभाया था। वो उनमें, उनको मुझ में दिखा सरबजीत, वो कहीं उनका बड़प्पन था और कहीं मेरी मेहनत थी कि मैंने काफ़ी उन जैसा दिखने के लिए, उन जैसा महसूस करने के लिए काफ़ी काम किया था। तो शायद वो उनको पहली टक्कर में ही हो गया था ये। वो तो उठ के चली गई थी, जब मेरे को पता नहीं था वो आई हुई है, वो उठ के चली गई थी। तो बाद में मैंने उनको, तो रो रही थी, मैं कहा अच्छा लग रहा है? बोला नहीं, बहुत ज़्यादा वो है। तो मैं कहा ठीक, मैं हूँ ना यार। तो वहाँ पे एक हमारा एक रिश्ता बन गया था। और जब वो उनका देहांत हुआ तब मैं गया भी था वहाँ पे, और मैं उनकी चिता को
आहुति दे के आया था। तो इट्स जस्ट रियल एंड रियल लाइफ गेटिंग मिक्स्ड अप। आपकी क्या इमोशन थी? क्योंकि उनको तो चलो अपना भाई दिख रहा था, आप वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रही थी क्योंकि आप उनकी जिंदगी को पर्दे पे दिखा रहे थे जी। बट जब वो मुखाग्नि आपने दी, आपके इमोशंस क्या थे? मेरी तो हमेशा जब भी मैं कोई रियल लाइफ किरदार करता हूँ तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत लेके चलता हूँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनके प्यार को अपनाया और एक भाई जैसा एक व्यवहार और एक रिश्ता उनके साथ बनाया, ताकि वो, बिकॉज वो दोबारा वो बच्चे और दलबीर जी और उनकी वाइफ जो थी उनका भी देहांत हो गया, बहुत अच्छी थी। तो उनको भी तो उनकी ज़िंदगी भी तो दोबारा करोदी जा रही है, वो दर्द वो दोबारा जी रहे हैं ना। तो उस चीज़ का एक रिस्पेक्ट मैं रखता। चार्ल्स के साथ क्या रिश्ता बन गया फिर? हमारे यहाँ फिर मैं आपको एक टोक देता हूँ सेकंड, हमारे यहाँ जेलर साहब आए थे जिनको चार्ल्स ने नौकरी दिलाई थी। जी जी। तो जेलर साहब ने कहा मैं लड़की होता तो मेरा चार्ल्स पे क्रश हुआ था। मैं सकपका गया थोड़ी देर के लिए कि ये क्या था, क्यों था, कैसे था। वो बड़ा चार्ल्स से फैसिनेट थे। आपने तो किरदार निभाया, आप नेपाल तक पहुंच गए। नेपाल मैंने एक्चुअली चार्ल्स से मुलाकात नहीं की, दूर से देखा। चार्ल्स की कुछ वीडियोस थी और कुछ आर्टिकल्स उसके बारे में, उनके बारे में जो काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा वो कैरेक्टर। और उनके ऊपर पिक्चर काफ़ी सालों से, आमिर खान से लेके जैकी श्रॉफ, ये वो बहुत लोगों ने उनके ऊपर पिक्चर बनाने की कोशिश की, पर उनके ऊपर पिक्चर बनाना नामुमकिन था क्योंकि उनकी लॉयर बहुत ही एक बड़ी हस्ती की वाइफ हैं, डेंजरस हस्ती की, जिससे कि वो जब वो भेजती है नोटिस तो फिर सबकी फट जाती है। तो मेरे जो डायरेक्टर है प्रवाल रमन जिसने बनाई थी, वो उनके मित्र हैं अमोद कांत जी, जो मेरे भी मित्र हैं भी। तो वो थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट दैट टाइम। तो उनके राइट्स लेके, इसलिए पिक्चर का नाम चार्ल्स एंड मैं और चार्ल्स है। तो मैं उसमें अमोद कांत जी का कैरेक्टर है जो आदिल हुसैन ने प्ले किया था। तो हमने उनके राइट्स लेके पिक्चर बनाई, तो कोई कुछ कर नहीं पाया, तो हमने भी चार्ल्स वाली चाल चार्ल्स के साथ खेल दी। तो वो सब किया हमने। फिर उसके बाद देन उसमें करते वक्त एक बड़ी असमंजस सी आई कि हमने पिक्चर शुरू कर दी और हर सीन में हम ऐसे बात करके हमने किया था। तो फिर मैं उसको एक दिन पूछा डायरेक्टर से कि मैं कहा यार चार्ल्स कौन से सीन में चार्ल्स है, सच्चाई कौन से सीन में बोल रहा है, जो इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा है, मैनिपुलेशन के लिए नहीं बोल रहा है, वो कौन से सीन में बोलता है, मुझे भी नहीं पता। तो वो फिर दैट बिकेम द बेसिस ऑफ आवर कैरेक्टर, जो कि एक सच्चाई शायद चार्ल्स ने भी अपने बारे में नहीं सोची होगी। वहाँ से फिर वो कैरेक्टर पकड़ा हमने और उसको किया। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि चार्ल्स इतनी हिंदी नहीं बोलते थे और हिंदी भी फ्रेंच एक्सेंट में बोलना बहुत मुश्किल था। तो वो एक चीज़ पकड़ के हमने किया और वो बहुत ही रियल लाइफ में बात हुई कभी मिस्टीरियस। हाँ, पहले तो हम उसको मिलने गए अपने नेपाल मिलने गए पिक्चर की रिलीज के बाद, और वहाँ पे चार्ल्स मिलेंगे, यानी बड़ा हमको जद्दोजहद करनी पड़ी, बड़ी अफसरों से, नेपाल की बड़ी बड़ी हस्तियों से बात करनी पड़ी। फिर जाके दूर से उन्होंने हाथ हिलाया, हमने पोस्टर खिलाया एंड ही सेड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो हमारे प्रोड्यूसर विक्रम खक्कर थे, वो तो देखे चार्ल्स चार्ल्स चार्ल्स, मैं कहा तू की लड़की बन गया एकदम से। परसोना है उस आदमी में और उसके चारों तरफ यंग नेपाली लड़के ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं है वो। फिर वो किया। फिर मैंने एक बुक उसको पेश की जिसके अंदर मैंने एक पेज पे नंबर लिख दिया अपना। तो फिर उनके फ़ोन आए और काफ़ी साल छूटने तक मेरी बात होती रहती थी फ़ोन पे। जेल से मुझे फ़ोन करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो काफ़ी वो वीडियो कॉल करते थे, मेरी सेल है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो उससे एक अलग तरह का रिश्ता बन गया। मैं अमेरिका गया था तो तूने हॉलीवुड एजेंट से मेरी बातें कराई कि आपको वहाँ काम करना चाहिए, तुम इस टाइप के एक्टर हो, कहाँ तुम वेस्ट हो रहे हो। तो उस तरह की मित्रता हो गई चार्ल्स के साथ। 72 साल की उम्र में आप बता रहे थे, मेरे को लग रहा है कि वो रणदीप हुड्डा है, आप कोई फैन की तरह मूवमेंट लेने आ रहे हो आप लोग। हो सकता है।
तो हम चार्ल्स का सेकंड पार्ट बनाने की भी सोच रहे हैं, जो कि जैसे गॉडफादर थी फिर गॉडफादर 2 बनी, वो 2 टाइम जोन में चलेगा। एक तो चार्ल्स कैसे बने, कोई भी इंसान, हम पैदा तो सब इंसान ही होते हैं, सब अच्छे पैदा होते हैं, तो कौन कैसा कैसा मोड़ लेता है, एक वो हिस्सा, और वो नेपाल में उनके साथ क्या हुआ वो हिस्सा, उन दोनों को हम ऐसे करके। बट लगता नहीं बेहतर होगा एक वेब सीरीज बना दे? वेब सीरीज बनी है, सरपेंट करके एक वेब सीरीज बनी वो भी। हाँ, और उसमें हमारी पिक्चर की बहुत कॉपी की गई है। अच्छी बात है ना। तो वेब सीरीज, इवन सावरकर जी की पिक्चर पे भी मुझे मैंने जब लिया तो क्या था कि 53 साल की कहानी थी, और उसमें कितनी सारी चीज़ें मैं डाल नहीं पाया, जो कि एक उनका व्यक्तित्व और बाहर निकल के आता। तो मुझे बाद में लगा कि इसकी सीरीज़ बनानी चाहिए थी, पर सीरीज़ फिर एक OTT प्लेटफॉर्म पे रह जाती है, और पिक्चर जो है वो एक वाइडर ऑडियंस को जाती है, तो इसीलिए मैं चाहता था कि उनके ऊपर पिक्चर ही बनाई जाए। देखिए सावरकर जी आप में इतना समा गए कि मैं कितना भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, छूट ही नहीं रहे। फिर लोग कहेंगे कि आपने पूरा पॉडकास्ट ही सावरकर के बाद फिर ठीक है यार, अब मैं किया, बहुत अच्छे से किया, और उनको जी के किया, उनको समझा मैं, उनको मैं समझने की कोशिश की मैंने। आप अगर मैं नेहरू जी के ऊपर पिक्चर बना रहा होता था तो उनको भी उतना ही समझ के मैं पेश करता, और मैंने उनको वाइट वॉश नहीं किया है बिल्कुल। बहुत ही कड़क आदमी थे, और एंड तक। सबसे बड़ी बात क्या है कि आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, और आमरण अनशन से मरे सिर्फ सावरकर जी। उन्होंने एंड में लाइफ में खाना पीना छोड़ दिया, तो उन्होंने समाधि ली थी उन्होंने। तो जो मैन ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, डाइड ऑफ अ बुलेट, एंड द मैन ऑफ वायलेंस फास्टेड अनटू डेथ। ये एक आयरनी है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं उनको, ये किसी ने इस नज़रिए से देखा नहीं है, तो वो एक नज़रिया मैं लेके आना चाहता था। बहुत ही गहरी बात ही आई जो लास्ट में आपने कही की है। जी जी जी, सही बात है, गहराई से बनाई हुई पिक्चर है, सोच समझ के बनाई हुई पिक्चर है, और मैं इसमें गांधी जी को बिल्कुल ही कंपैरिजन में मैं दिखाने की कोशिश की है। गांधी जी पे मैं भी गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर वो क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। बोलने को बहुत अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है।